हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की क्लास में बिजनेस लॉ का जो सीरीज चल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं मैं। उसमें मैं आज आपको कंसिडरेशन चैप्टर को कंटिन्यू करता हुआ कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अभी आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने। बेसिकली मैं अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ा रहा हूं। उसके अंदर कई एलिमेंट्स हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे ऑफर पढ़ाया हूं, एक्सेप्टेंस पढ़ा चुका हूं, और मैं आज आपको बताऊंगा कंसिडरेशन, फिर मैं कैपेसिटी बताऊंगा, फिर मैं फ्री कंसेंट बताऊंगा। तो पर डे एक वीडियो आता रहेगा। और जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा तब हम बिजनेस लॉ के किसी दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे। आज हम कंसिडरेशन पे चर्चा करने वाले हैं। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम आपको अपनी पीपीटी से समझाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम बात करें कि कंसिडरेशन किसे कहते हैं, ये क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसिडरेशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, देखते हैं कि कंसिडरेशन कहते किसको हैं। आइए एक मिनट। हाँ बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये सब पीपीटी मैं खुद बनाता हूं, टाइम लगता है। ठीक है, मेहनत कर, अपने सर का बेकार मत जाने दीजिए। आइए इसको हम एक बार बताते हैं आपको। देखिए कंसिडरेशन किसे कहते हैं। हमने बताया था कि जब भी आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो, जब भी आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो, तो वो जो एग्रीमेंट होता है उसमें ऑफर होता है प्लस एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, और फिर इसी के जस्ट बाद आ जाता है कंसिडरेशन। अब यहां पर समझने वाली बात है, कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ। देखिए, जैसे इसको ऐसे समझिए, मिस्टर ए ने बी से कहा कि आप मेरी कार को खरीद लीजिए। मिस्टर ए के पास एक कार थी, वो बी को ऑफर देता है, आप मेरे कार को खरीद लीजिए रुपया 5 लाख में, 5 लाख में आप मेरी कार खरीद लीजिए। बी कार को चलाता है, आराम से देखता है, टेस्ट करता है। उसके बाद जैसे इसको कार पसंद आ जाती है, बी कहता है यस मैं आपकी कार को खरीदूंगा। बी रेडी हो जाता है। अब बच्चों यहां पर कंसिडरेशन जो है क्या हुआ, बी के लिए जो कंसिडरेशन मिला वो है कार। बी को कार मिलेगा और ए को मिलेगा पैसा, रुपया 5 लाख रुपया। तो यहां पर बच्चों एक पार्टी को कुछ मिल रहा है, दूसरे को कुछ मिल रहा है। तो समथिंग इन रिटर्न, हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है एग्रीमेंट में, वही कंसिडरेशन होता है। तो बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता, याद रखिएगा। तो मैंने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको सही करना है, वैलिड करना है, तो कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज हैं उनको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज मिलनी चाहिए। जो कोर्ट कहता है, लॉ कहता है कि बिना कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाएगा, बेकार बन जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ रिटर्न के रूप में मिलना चाहिए। जैसे बी को कार मिलेगा और ए को क्या मिलेगा? 5 लाख रुपया। तो दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। तो यही कंसिडरेशन होता है, दोनों को जो रिटर्न प्राप्त होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। आइए देखते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत किया गया, नाम से ही लग रहा होगा सर ने मेहनत करके बनाया खुद। ठीक है, आज की क्लास में बात होगी कि मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। एक बार पेन को हम सेलेक्ट कर लें अच्छे से। मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन क्या है? ठीक है, देखते हैं। कह रहा है एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सिएबल मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है तभी वो एनफोर्सिएबल होगा जब वो उसमें कंसिडरेशन होगा। बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, लागू नहीं होगा। मतलब अदालत बिना किसी कंसिडरेशन का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उसको मान्य नहीं करेगी, वैलिड नहीं करेगी। फिर प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन प्रेजेंट होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मैंने बताया कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ रिटर्न के रूप में मिलना चाहिए। जैसे अभी ए को 5 लाख रुपया मिल रहा था, बी को कार मिल रहा था।
अंडर एन एग्रीमेंट व्हाट एवर अ पार्टी गेन फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड कंसिडरेशन। बच्चों एक एग्रीमेंट में एक पार्टी दूसरे से क्या गेन प्राप्त करती है, क्या लाभ प्राप्त करती है, वही कंसिडरेशन होता है। जैसे ए को क्या लाभ मिल रहा है 5 लाख रुपया, बी को क्या गेन हो रहा है कार, तो दोनों को जो एग्रीमेंट में दोनों पार्टियों को जो गेन होता है वही कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में कह रहा है ए एग्रीज टू सेल अ गोल्डन चेन। एक आदमी है मिस्टर ए, वो एक गोल्डन चेन जो है सेल करने के लिए एग्री हो जाता है मिस्टर वाई को। कितने रुपए में? 45,000 में। हियर एक्स इज प्रॉमिस टू सेल हिज गोल्डन चेन। मतलब एक्स ने प्रॉमिस किया वाई से हम आपको अपना गोल्डन चेन बेचेंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर वाई के लिए जो गोल्डन चेन है बेटा, जो गोल्डन चेन है, गोल्डन चेन जो है बेटा, ये वाई का कंसिडरेशन होगा और ए के लिए जो 45,000 रुपया आएगा वो कंसिडरेशन होगा। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ जो प्रॉमिस किया एग्रीमेंट में, अब अगले को क्या रिटर्न मिल रहा है, इसको क्या रिटर्न मिल रहा है, यही इनका कंसिडरेशन है। यहां पर देखो एक्स और वाई है, एक्स ने वाई से प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपना गोल्डन चेन 45,000 रुपया में बेच दूंगा। तो यहां पर कंसिडरेशन जो है वाई को क्या मिल रहा है, मतलब यहां पर जो कंसिडरेशन है बच्चों वाई को मिल रहा है गोल्डन चेन और एक्स को मिल रहा है 45,000 रुपया। ठीक है, वाई को गोल्डन चेन मिल रहा है और एक्स को क्या मिल रहा है 45,000 रुपया, यही उनका कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर इट इज समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। मतलब ये कुछ भी हो सकता है जिसका लॉ की नजर में कोई ना कोई वैल्यू होता है। देखो यहां पर इस एग्रीमेंट में लॉ की नजर में कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब उनके लिए 45,000 रुपया है एक्स के लिए, और वाई के लिए जो लॉ की नजर में वैल्यू है वो गोल्डन चेन है। तो कंसिडरेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि लॉ की नजर में कुछ ना कुछ वैल्यू समझ में आए, तभी लॉ जो है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेगा। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता। आइए फिर कह रहा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यो। मतलब ये एक शब्द है लॉ का जो लैटिन भाषा में कह रहा है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यो, मतलब इसका समथिंग इन रिटर्न होता है। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ रिटर्न के रूप में मिलना चाहिए, वही मैं बार बार कह रहा हूं। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये डेफिनेशन बताई गई है कि कंसिडरेशन किसे कहते हैं। क्या कह रहा, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। अब इसको समझिए, क्या रहा है कि जब एक पार्टी ने, मतलब जब प्रॉमिसर ने, सॉरी व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसर की इच्छा से, अब प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसर कौन है, यहां पर मान लो ए है, ए ने बी को ऑफर दिया कि आप जो है मेरे गोल्डन चैन को खरीद लीजिए। तो यहां पर बेटा ए ऑफरर है, ऑफर दे रहा, या ए को हम प्रॉमिसर भी कहते हैं, ए को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रॉमिसर कहते हैं। तो जब इसकी इच्छा पर, जब इसके डिजायर पर, मतलब डिजायर तो इसी की है ना कि ये इसका गोल्डन चेन 45,000 में खरीद ले, 45,000 में खरीद ले। ठीक है, ए का ही डिजायर है कि बी उसके गोल्डन चेन को खरीद ले। तो जब प्रॉमिसर के डिजायर पर बी ने काम कर दिया है, या बी काम करने से मना कर दिया है, या बी काम करेगा, या बी काम करने से मना कर देगा, या बी काम कर चुका है, या बी काम करने से मना कर चुका था, कुछ भी, कंसिडरेशन पास्ट का भी हो रहा है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। तो यहां पर वही कहना चाहता है कि जब एक प्रॉमिसर, प्रॉमिसर मतलब एक इच्छा पर किसी दूसरे व्यक्ति ने, मतलब बी ने कोई काम कर दिया है पास्ट में, या करने से मना कर दिया है, दोनों कंडीशन हो सकता, फिर या कर रहा है या करने से मना कर सकता प्रेजेंट में, या करेगा करने से मना कर सकता है, समझ में आएगा, उसके बदले जो दोनों को प्राप्त होता है वही कंसिडरेशन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आसान समझ में आ गया। तो बच्चा
कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझो कि कंसिडरेशन में एक पार्टी जिसने ऑफर दिया है, जब उसकी इच्छा पर, हमारा इच्छा था कि हम आपको ऑफर दें, हमारी इच्छा पर मैंने जो काम करने के लिए आपसे कहा था या ना करने के लिए कहा था, पास्ट में करने के लिए बोला है या ना करने के लिए बोला है, प्रेजेंट में करने के लिए मतलब अभी अभी, और आप भविष्य में करेंगे या भविष्य में नहीं करेंगे। एब्स्टिनेंस मतलब नहीं करना, ठीक है, तो भविष्य में करेंगे या नहीं करेंगे, तो तीनों फॉर्म में किसी भी रूप में अगर आपसे हमारा काम कांटेक्ट हुआ और हमें आपको कुछ मिल रहा, आपको भी कुछ मिल रहा, तो वही कंसिडरेशन होगा। जैसे ए ने बी से कहा था कि आप हमारी गाड़ी का मरम्मत कर दीजिए, और बी ने मरम्मत कर दिया था 1 महीना पहले, तो ये पास्ट का कंसिडरेशन, ठीक है। या ए ने बी से कहा था तुम सी की गाड़ी का मरम्मत मत करना, रिपेयर मत करना, मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा, तो ये पास्ट का कंसिडरेशन है। ये कंसिडरेशन पास्ट का हो चुका है। प्रेजेंट का, हमने कहा आप हमें पढ़ा दीजिए, आपने हमें पढ़ाया, हमने आपको पैसा दे दिया, आज ये प्रेजेंट का, हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर में आप हमें पैसा देंगे, ये भविष्य का मतलब फ्यूचर का। समझ में आई बात? तो वही कह रहा कि कंसिडरेशन जो है बच्चा, पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है, ठीक है, वही वो समझाना चाहता था, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? तो सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप समझ गए कि कोई भी कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रॉमिसर की इच्छा के अनुसार किसी काम को कर चुका है या करने से मना कर चुका है, ये मतलब करने से दूर रहा है, मतलब वंचित रहा है शुद्ध हिंदी में, या कर रहा है या करने से वंचित हो रहा है, या भविष्य में करेगा या करने से वंचित होगा, और उसके बदले जो दोनों को प्राप्त होगा वही कंसिडरेशन होगा। तो यही कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का मतलब होता है। क्लियर? चलिए, कोई डाउट बेटा? समझ में आ गया? चलिए आइए देखते हैं आगे। अब अगला टॉपिक आता है कि भाई कंसिडरेशन के लिए एसेंशियल्स क्या होते हैं, मतलब कंसिडरेशन के लिए क्या क्या नियम बताए गए हैं, कंसिडरेशन के लिए क्या क्या नियम कानून आपके बिजनेस लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं। तो क्या क्या आवश्यक चीजें हैं कि कब आपका कंसिडरेशन सही माना जाएगा। तो कंसिडरेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन कब वैलिड बन जाएगा, इसके लिए क्या क्या एसेंशियल है, आवश्यकताएं हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। क्या कह रहा? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। चलिए, मतलब जो कंसिडरेशन है बच्चों, वो प्रॉमिसर के इच्छा पर मूव करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को कोई ऑफर दिया है, अगर ए ने बी को कोई ऑफर दिया है, तो ये जो ऑफर है किसने किसको दिया? ए ने बी को ऑफर दिया। तो बेटा ए प्रॉमिसर है। ए क्या है बच्चा? प्रॉमिसर है। तो ये जो ऑफर है ये ए के डिजायर पे होना चाहिए, मूव करना चाहिए, बी के अनुसार नहीं। ए जैसा चाहता वैसे बी उसको करे, बी अपने हिसाब से उसको मूव ना कराए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर मैं मानता हूं एक कलेक्टर है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब आप समझते बच्चों, जो डीएम होते उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये डिजायर रखते हैं, ये डिजायर रखते हैं, मतलब डिजायर स्विफ्ट डिजायर की बात नहीं कर रहा, इच्छा कह रहा है। ये इच्छा प्रकट करते हैं, ऑफर देते हैं, ये ऑफर देते हैं मतलब किसको? एक आदमी को जिसका नाम है बी, मैं मानता हूं बी नाम है, ठीक है। ये इससे कहते हैं कि मिस्टर बी, आप एक काम करो, आप सब्जी मंडी मतलब वेजिटेबल के लिए एक मार्केट बनाओ, सब्जी मंडी बनाओ, ठीक है, सब्जी मंडी बनाओ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी से कहते हैं कि आप एक सब्जी मंडी बनाओ, ठीक है। बी क्या करते हैं? अपने पॉकेट मनी से, मतलब अपने खर्चे से, पॉकेट मनी मतलब नहीं, अपने खर्चे से बी ने पूरा का पूरा खर्चा उठाया और इन्होंने मार्केट बना दिया। इन्होंने पूरा का पूरा मार्केट सब्जी मंडी का, अनाज मंडी का बना दिया। क्लियर? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं बी से कि आप जो है हमारे मतलब इस
शहर में एक अच्छी सी सब्जी मंडी या अनाज मंडी बनाओ जिससे लोगों को कोई परेशानी हो, एक ही जगह लोग बेचें। और ये अपने पूरे खर्चे पर, पूरा का पूरा कॉस्ट इन्होंने उठाया और अपने खर्चे पर इन्होंने मार्केट बना दिया। अब जब मार्केट बना दिया तो मार्केट में दुकानें बनी होंगी, छोटी छोटी दुकानें बनी होंगी बड़ी बड़ी, तो उसको लेने के लिए लोग आने लगे, किराए पर लेने के लिए लोग आने लगे। कई लोगों ने लिया, फॉर एग्जाम्पल ABCD कई लोगों ने ले लिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे मतलब हजारों लोगों ने दुकान को ऑक्यूपाई किया होगा कि भैया हमको भी किराए पर चाहिए, भैया हमको भी चाहिए, भैया हमको भी चाहिए, भैया हमको भी चाहिए। खर्चा इसने करके पूरा जमीन पे मकान मतलब मार्केट बनाया था डीएम के कहने पर। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है, सब लोग जो है कहते हैं कि भाई अब अच्छा ये क्या करते, ये अपने खर्चे पर जो है मतलब मकान तो बना देते, मार्केट तो बना देते, लोग किराए पर ले लेते दुकानदार। तो ये कहते हैं लोगों से अब हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए भाई, उसने पैसा लगाया तो फ्री में तो थोड़ी दे देगा, उठा देगा आपको मकान, मतलब किराए पर दे देगा, वो फ्री में थोड़ी दे देगा, किराए पर देगा। अब भी जो है कहते हैं कि हमको भी कुछ चाहिए। सब कहते हैं ठीक है, हमारे यहाँ जो सेल होगा, हमारे यहाँ जो माल बिकेगा, हमारे दुकान से जो माल बिकेगा उसका हम कुछ परसेंटेज आपको दे देंगे, हम उसका कुछ परसेंटेज आपको दे देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। वही एक आदमी होता मिस्टर ए, वो भी तैयार होता है सबकी तरह, जैसे XYZ सब तैयार होते हैं, हम कुछ दुकान से जो सेल होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको दे दिया करेंगे, क्योंकि मार्केट इसी ने बनवाया था डीएम के कहने पर, ऑफर डीएम ने दिया था, बनाया ये था, खर्चा बी ने लगाया, मतलब खर्चा बी ने लगाया था, और अब उस दुकान को उसने किराए पर उठा दिया। किराए का एक ही मतलब था कि भाई जो सेल होगा उसका 5% हमको देना, तुम लोग सब तैयार हो जाते, ए भी तैयार हो जाता, एक आदमी होता मिस्टर ए, वो भी तैयार हो जाता। ऐसा एग्जांपल ले लो, अभी सब समझ में आ जाएगा। अब कुछ दिन तक तो ये पैसा देता है, बाद में ये पैसा देने से मना कर देता है, बाद में ये पैसा देने से मना कर देता है। अब ये इससे कहते दुकान खाली करो, ये कहता हम नहीं करेंगे। तो अब ये जो है मिस्टर बी ने ए के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। मिस्टर बी ने ए के ऊपर केस कर दिया, भाई ये ऐसी बात हुई थी, ये दुकान खाली नहीं किए थे और मैं चाहता हूं कि मुझे ये 5% दें, जो कि इन्होंने कुछ दिन दिया, अपने सेल का 5% कमीशन के रूप, मतलब मुझे रेंट के रूप में, बाद में इन्होंने देने से मना कर दिया। कोर्ट कहती कि आप कौन है? ये कहते हैं हमने मार्केट बनवाया। उसने कहा कि आपके आगे ये ऑफर किसने रखा था? उसने कहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बेटा प्रॉमिसर है। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफर मतलब प्रॉमिसर तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो ये जो 5% वाली बात है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हिसाब से होनी चाहिए ना, आपके हिसाब से थोड़ी ना होगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर तय करते हैं ये बात तो उसको देना चाहिए था, लेकिन आपने तय कर दिया। हु आर यू? मतलब कोर्ट कहती कि आप कौन हैं, तो यहां पर ये केस हार जाता है। ये कोर्ट कहती कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रॉमिसर है और ये जो सेल का परसेंटेज जाएगा, कमीशन जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इच्छा पर होना चाहिए, आपकी इच्छा पर नहीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मार्केट आपसे बनवाई थी, ठीक है, आपने मेहनत किया, पैसा लगाया, सब कुछ है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इच्छा से सब कुछ होना चाहिए, आपकी इच्छा से नहीं। तो वही कह रहा है कि कंसिडरेशन किसकी इच्छा से मूव करेगा? जिसने ऑफर दिया है, आपकी इच्छा से नहीं। समझ में आई बात? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रॉमिसर हैं, उन्होंने ही ऑफर दिया था ना, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब प्रॉमिसर के हिसाब से ही बेटा कंसिडरेशन मूव करना चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति के इच्छा से। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो अब ये केस क्या है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, जो कि 1880 में हुआ था। दुर्गा प्रसाद ने दुकान बनवाया, मतलब बी जो दुर्गा प्रसाद है और ये ए जो है वो बलदेव है। दुर्गा प्रसाद ने बलदेव पे केस किया, मतलब बी ने ए पर केस किया, मतलब दुर्गा प्रसाद है बलदेव, मतलब बी, सॉरी दुर्गा प्रसाद है बी और बलदेव है मिस्टर ए। ठीक है, कोई डाउट? देखो मैंने क्या बताया, अब यहां पर एग्जांपल में मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिया था, मिस्टर बी को उठाया था और शॉपकीपर मिस्टर ए को उठाया था, जो कि एक दुकान लेता वो भी किराए पर। तो मिस्टर बी जो है दुर्गा प्रसाद हैं और मिस्टर ए है बलदेव। अब समझ में आई बात? क्लियर? तो आप एग्जाम्पल में, ये रियल घटना है, मैंने एग्जाम्पल बताया, तो आप अपने एग्जाम में बताइएगा कि मिस्टर एक शहर में, जो कि इटावा की घटना है, एक डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर एक मिस्टर दुर्गा प्रसाद ने बाजार का निर्माण करवाया। बाद में क्या होता है कि उसने उस किराए उस बाजार को कमीशन के ऊपर जो है किराए पर उठा देता है। ये तय होता है कि सभी दुकानदार 5% सेल का अपने कमीशन हमको देंगे, लेकिन कुछ दिनों तक सब सही रहता है। बट बाद में मिस्टर
बलदेव देने से मना कर देते हैं कमीशन, और दुर्गा प्रसाद ने बलदेव के ऊपर केस कर दिया कि मेरा इनसे ऐसा तय हुआ था, इन्होंने मना कर दिया। तो कोर्ट ये डिसाइड करती है, कोर्ट ये जजमेंट देती है कि यहाँ पर आप कुछ नहीं तय कर सकते, क्योंकि आपको मार्केट बनाने का ऑफर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दिया था। तो प्रोमिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हिसाब से कंसिडरेशन मूव करेगा, आपके हिसाब से कोई कंसिडरेशन मूव नहीं करेगा। समझ में आई बात? क्लियर? ओके, चलिए। तो कंसिडरेशन बच्चा प्रोमिसर के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वही प्रोमिसर, उसी ने ऑफर दिया, ऑफरर ही प्रोमिसर होता है। फिर इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, दोनों टॉपिक समझ लो। एक तो आपने समझ लिया कि भाई प्रोमिसर के हिसाब से ही कंसिडरेशन मूव करेगा, ठीक है, प्रोमिसी के हिसाब से कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं, प्रोमिसी तो इसने ये था, तो इसके हिसाब से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब देखते हैं। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, कह रहा है इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी भी दे सकता है। इंडियन लॉ में, हमारा जो बिजनेस लॉ है ये इंग्लिश लॉ है, इंग्लैंड में प्रोमिसी के अलावा और कोई भी कंसिडरेशन नहीं दे सकता। मतलब जिसको ऑफर दिया गया है वही कंसिडरेशन देगा, उसके अलावा कोई और नहीं दे सकता। बट इंडिया में क्या है, अगर हमें कोई ऑफर दिया गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमारे बदले हमारे मम्मी पापा जो भी हैं वो कंसिडरेशन अगले को दे सकते हैं। तो वही वो बताना चाहता है कि कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी भी दे सकता है या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति दे सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी से कहते हैं कि आप मेरी कार को 5,000 रुपए में खरीद लीजिए। बी तैयार हो जाते हैं, बी कहते हैं ओके हम आपकी कार खरीद लेंगे, लेकिन यहां पर बी जो है, बी का जो पैसा है वो सी चुकाता है। तो बेटा प्रॉमिस को एक्सेप्ट, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट बी करता है, बट इस ऑफर के कंसिडरेशन को कोई भी और चुका सकता बी की तरफ से, जरूरी नहीं है कि बी ही चुकाए। तो ये कह रहा है कि ये प्रोमिसी की तरफ से भी हो सकता है, मतलब बी की तरफ से भी हो सकता है, या किसी और व्यक्ति की तरफ से भी हो सकता है। ऐसी केस हुआ था चेन्नैया वर्सेस रमैया का, इसको समझ लीजिए, इसी का केस है, ये इसका केस है और ये इसका केस था। क्लियर? चलिए आइए इसको देख लेते हैं। केस का मतलब क्या होता है बेटा, जो घटनाएं हुई होती हैं अदालतों में हुई होती है, उसी का जो जजमेंट आता है वही केस लॉ। तो ये इसका केस लॉ है और ये इसका केस लॉ। इसे आप इसी के नीचे लिख दीजिएगा कि कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इट इज डिसाइड इन द लीड केस ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया। इस केस में ये बताया गया था। चलिए आइए देखते हैं इसको क्या है ये। तो अब सुनिए, एक लेडी होती है, एक लेडी होती है, एक लेडी होती है, औरत मतलब औरत, ओल्ड लेडी, यहां बूढ़ी औरत लिख दे रहा है। ओल्ड लेडी, ठीक है, इसकी एक डॉटर होती है। ओल्ड लेडी की एक डॉटर होती है, ओल्ड लेडी के एक डॉटर होती है, बेटी होती है, जिसका नाम होता है चिन्नैया, नहीं रमैया, इसका नाम होता है रमैया, जिसका नाम होता है रमैया। ओल्ड लेडी की एक डॉटर होती है, मतलब बेटी होती है, जिसका नाम होता है रमैया। क्लियर? कोई डाउट? मैं क्या बता रहा हूं कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी की तरफ से हो सकता है या उसकी तरफ से किसी और व्यक्ति की तरफ से भी हो सकता है। ऐसी घटना हुई थी तो ये जजमेंट वहीं आया था कि कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है या उसकी तरफ से कोई और भी दे सकता। ओल्ड लेडी होती हैं, उनकी एक डॉटर होती है रमैया। अब रमैया क्या करती हैं, सॉरी, ओल्ड लेडी के घर में इसका भाई भी रहता है। ओल्ड लेडी के घर में इसका एक ब्रदर रहता है। जैसे मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जाके रहने लगूं, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मान लो मैं वहां रहने लगा, ठीक है, और मेरी सिस्टर की जो डॉटर है, मतलब मैं, मेरी भांजी और मेरी बहन, यही तो रिश्ता हुआ, ठीक है। तो ओल्ड लेडी का जो भाई है, इसका क्या रिश्ते में लगा बेटा, मामा लगता है। मामा क्या लगेगा, मैटरनल अंकल, मामा लग रहा है, ठीक है। क्लियर? अब ओल्ड लेडी का भाई इसी के घर रह जाता है पूरे जीवन। अब ओल्ड लेडी मरने वाली होती है, वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो ये कहती है अपनी बेटी से कि बेटी हम पूरी प्रॉपर्टी आपको देने जा रहे हैं, हम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको देने जा रहे हैं, बस आप एक काम करना, हम प्रॉपर्टी इसी शर्त पे आपको दे रहे हैं कि आप अपने मामा जी को, आप अपने मामा जी को हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस देती रहना, एन्यूटी, ANNUITY, आप अपने मामा जी को कुछ ना कुछ खर्चा जो है एन्यूटी के रूप में, वार्षिकी के रूप में, साल भर में 2000, 4000, 100, 200 जो भी तय हुआ था आप देती रहना।
मतलब ओल्ड लेडी ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मन बनाया और उसने ये बात वसीयत में लिखी कि मैं प्रॉपर्टी इसी शर्त पे आपको दे रही हूं कि आप मेरे भाई को हर वर्ष कुछ ना कुछ, जब तक वो जिंदा है, पैसा उसके खर्चे के लिए देती रहेंगे क्योंकि उसका कोई और है नहीं। क्लियर? बेटी मान जाती है, उसने साइन कर दिया और प्रॉपर्टी पूरा रमैया के नाम ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, कुछ दिन तक तो ये अपने मामा को पैसा देती रहती है, कुछ दिन तक तो ये अपने मामा को पैसा देती रहती है, लेकिन 4-6 साल बीतने के बाद ये अपना रंग दिखा देती है कि नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगी क्योंकि तुम मुझे तो कुछ देते नहीं, मैं तुम्हें अपनी तरफ से पैसा क्यों दूं फालतू में। ये कहता बहन कह के गई थी, बहन कह के मरी थी, तुम्हें देना चाहिए, बहन की वचन को पूरा करना चाहिए। वो कहती है हम क्यों दें, आप भी हमें कुछ दीजिए, हमें आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन मिलता ही नहीं है, हमें क्यों आपको दें। तो ये मामला अदालत जाता है। मतलब भाई का नाम होता है चिन्नैया, चिन्नैया ने मतलब मामा ने अपनी भांजी पर केस कर दिया। अदालत में जब मामला जाता है, मां तो मर गई, अब मामा ने भांजी पर केस कर दिया। जब अदालत दोनों से पूछती बताओ क्या बात है, तो रमैया कहती है कि चिन्नैया जो हमारे मामा जी हैं, उनको मम्मी ने कहा था कुछ पैसा देने के लिए, हम देते रहे सर, अब इनकी तरफ से हमें कुछ मिलता नहीं, हम फालतू में इन्हें क्यों पैसा दें, हमारी फैमिली, हमारी बच्चे हैं। अदालत कहती है वसीयत दिखाया जाए। तो जब वसीयत देखा जाता है, क्योंकि इसने बता दिया था कि मेरी बहन इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते टाइम ये बोली थी, इसी बात पर ये तय हुआ था, तो अदालत जब देखती तो वसीयत में साफ साफ लिखा था कि आप अपने मामा को जब तक जिंदा है, मामा तब तक कुछ ना कुछ खर्चा देती रहेंगी। तो अदालत ने कहा देखो यहां पर चिन्नैया को किसी प्रकार का कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके कंसिडरेशन के पहले आपकी मां ने पूरी प्रॉपर्टी आपको दे दी, इसी शर्त पे कि मैं प्रॉपर्टी दे रही हूं, आप अपने मामा को हर महीने कुछ ना कुछ पैसा, हर साल कुछ ना कुछ पैसा देती रहना। मतलब मामा की तरफ से कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी तरफ से पूरा कंसिडरेशन उनकी बहन ने ऑलरेडी चुका दिया है। समझ में आई बात? तो कंसिडरेशन मेरे बच्चे प्रॉमिसी की तरफ से भी हो सकता है या किसी और व्यक्ति की तरफ से भी हो सकता है। यहां पर मामा की तरफ से भी हो सकता है या उनकी तरफ से उनकी बहन ने ऑलरेडी पूरी ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, इसी शर्त पे कि अपने मामा को कुछ ना कुछ पैसा आप देती रहना। तो यहां पर मामा कोई कंसिडरेशन नहीं देंगे तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। समझ में आई बात? तो कंसिडरेशन मामा भी दे सकते हैं या उनकी तरफ से कोई और, उनकी बहन ने दे दिया था, तो यहां पर तो उनकी बहन ने ही दे दिया था पूरा प्रॉपर्टी, इसी शर्त पे कि अपने मामा को कुछ ना कुछ पैसा देती रहना। तब मामा को कुछ देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी उसने दे दिया था, उसकी बहन ने, इसी शर्त पे। समझ में आई बात? तो यही चिन्नैया ने अपनी बहन रमैया पे केस किया, रमैया केस हार जाती है, चिन्नैया केस जीत जाता है और उसके बाद उसकी जो भांजी है उसको कुछ ना कुछ पैसा देने का जो है अधिकार बनता है। ठीक है, मतलब दायित्व बनता है। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अगला टॉपिक। अब 2 टॉपिक क्लियर हो गया बेटा कि जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसर की इच्छा पर होना चाहिए और दूसरा कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकता है या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। ठीक है, तीसरा आता है इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले महीने लास्ट मंथ हमने अपनी गाड़ी सर्विस करवाई थी, ठीक है, और आज हम उसको पैसा देने गए, तो जो कंसिडरेशन हमने दिया वो पास्ट का था, भविष्य काम हो चुका था। हमने आज गाड़ी सर्विस करवाई, आज ही आपको पैसा दे दिया, ये हो गया प्रेजेंट का। आज गाड़ी सर्विस करवा रहे हैं अपनी, फ्यूचर में हम आपको जो है पैसा देंगे, ये हो गया फ्यूचर का कंसिडरेशन। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पिछले महीने आप हमसे पढ़े थे, आज पैसा दे रहे हैं, ये पास्ट का कंसिडरेशन। आज पढ़े आप हमसे और आज ही आपने पैसा दे दिया, फीस दे दी, प्रेजेंट का कंसिडरेशन। आज आप पढ़ रहे, फ्यूचर में पैसा देंगे, ये फ्यूचर का कंसिडरेशन हो गया। तो इसमें क्या लॉजिक लगाना यार। चलो आगे, इट नीडेड नॉट बी एडिक्वेट, इट नीड नॉट बी एडुकेट। मतलब लॉ एक बात ये कहता है, लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है, पहले ये मिट जाए तब तो बताएं। लॉ कहता है कि कंसिडरेशन का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। मतलब कंसिडरेशन, देखो कंसिडरेशन का होना जरूरी है बट कंसिडरेशन का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है बट कंसिडरेशन एनफ हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल,
मान लीजिए मैंने एक मोबाइल अभी जल्दी में लिया CMF1, मैंने यही फोन लिया है, मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। अब मैं बेचना चाहता हूं, गिफ्ट है वैसे बेचूंगा नहीं, बट आपको एग्जांपल बता रहा हूं। 10,000 रुपए का मोबाइल है, सॉरी थोड़ा सा वैल्यू गिर गई, 15,000 का मोबाइल है, ठीक है। अब 15,000 का मोबाइल फोन मैं आपको 2,000 में बेचने को तैयार हूं, मैं सेटिस्फाई हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं हिमांशु सिंह, आप मान लीजिए आपका नाम ए है, मैं हिमांशु सिंह आपको अपना मोबाइल फोन 2,000 में बेचना चाहता हूं, तो यहां कंसिडरेशन का होना जरूरी है। देखो 2,000 मुझे मिल रहा है और आपको फोन मिल रहा है, लेकिन कंसिडरेशन पर्याप्त हो, 15,000, 13,000, 14,000 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट कंसिडरेशन होना चाहिए। समझ में आई बात? तो कंसिडरेशन पर्याप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं संतुष्ट हूं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं 15,000 की चीज 500 में बेचने को तैयार हूं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट कंसिडरेशन होना चाहिए, वो 500 रुपया होना चाहिए। समझ में आया? कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? अब पर्याप्त कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। क्लियर? अगला आता है इट मस्ट बी रियल। अब जैसे कि 2,000 रुपया मुझे मिलने की बात मैंने आपको ऑफर दिया था, तो मिलना चाहिए, रियल में मिलना चाहिए, दिखावा हवाई नहीं कि हाँ चलो ठीक है हो गया। कंसिडरेशन वास्तव में होना चाहिए, कानून की नजर में धोखा देने वाली बात नहीं कि हमने बात कर लिया सर मिल जाएगा, नहीं, होना चाहिए, वास्तव में एग्जिस्ट करना चाहिए कंसिडरेशन। अगला इट मस्ट बी लॉफुल। कोई भी कंसिडरेशन बेटा कानून की नजर में सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो देश के खिलाफ काम ना करे, पब्लिक के अगेंस्ट काम ना करे, मतलब किसी के साथ गलत काम ना करे, मतलब गलत व्यवहार ना हो, उसका गलत परिणाम ना निकल के आए। तो कंसिडरेशन क्या कानून की नजर में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। कोई डाउट? तो ये थे बेटा रूल। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा हमसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। बच्चा बड़ी मेहनत की जाती है पीपीटी में, आप एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेहनत तो चली रही है, ठीक है। CA, CS, CMA, BCom, BBA जो भी बच्चे हैं, MBA, वो सब पढ़े, सबके लिए मैंने ये नोट्स बना रखी है। अब अगला एक टॉपिक आता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अजनबी, मतलब अजनबी के लिए अनुबंध, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों एक बात बताओ, मैं और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पर तीसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता है। समझ में आई बात? वो हमारे और आपके लिए केस नहीं लड़ सकता, ना वो हमारे आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले सकता है। वही कह रहा है कि जो स्ट्रेंजर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वो वही कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं, चाहे इंडिया में चाहे इंग्लैंड में। समझ में आई बात? क्योंकि हम इंग्लैंड के बिजनेस लॉ को पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड के लॉ को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए चाहे इंग्लैंड हो चाहे इंडिया हो, स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकता है। बट कंसिडरेशन की बात जब आएगी, कंसिडरेशन की, स्ट्रेंजर कंसिडरेशन दे सकता है। जैसे कि अभी मैंने चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस बताया, तो वहां मामा और भांजी में कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, लेकिन उसकी माँ, मतलब उसकी जो है उसकी बहन, मतलब अगर देखा जाए तो चिन्नैया की बहन और रमैया की माँ स्ट्रेंजर ही तो थी कॉन्ट्रैक्ट की, वो तो अजनबी थी ना, कॉन्ट्रैक्ट उसका कोई मतलब नहीं था ना, बट वो उसका हिस्सा बनी। तो इंडिया में कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर भाग ले सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं ले सकता, याद रखिएगा। मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो कह रहा है इट इज अ जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन इट। मतलब लॉ का एक सामान्य सा नियम है, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो सूट फाइल नहीं कर सकता, मुकदमा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता है। जैसे A और B में ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो C उसका हिस्सा नहीं, तो C उस पे दोनों के बीच में कोई मुकदमा नहीं लड़ सकता, ना दोनों पे कोई केस कर सकता है। क्लियर? तो स्ट्रेंजर कभी आ नहीं सकता इसमें। जैसे A stranger to a contract cannot sue in England, मतलब चाहे इंग्लैंड की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, दोनों जगह पर कॉन्ट्रैक्ट अगर जिसके बीच में वही सूट फाइल कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, कोई अजनबी नहीं कर सकता। फिर कह रहा है दिस मीन्स दैट अनलेस देयर इज अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ पार्टी कैन नॉट सू ऑन इट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक बात वहीं और कह रहा है कि भाई देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर दोनों पार्टियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका रिश्ता, जैसे मान लो मैं हूं, आप हैं और मेरे पिताजी हैं, मेरे आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पर मेरे पिताजी जो हैं, आप मेरे खिलाफ आपके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, वैसे तो स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में कोई मुकदमा नहीं कर सकता, ना कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले सकता, बट कोई अगर ऐसा व्यक्ति जिसका दोनों पार्टियों में रिलेशन है, प्रिविटी है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले सकता है और वो उस पर मुकदमा कर सकता है। तो वही कहना चाहता है कि स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनता, बट अगर
पार्टियों का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दोनों पार्टियों से रिलेशन है तो वो उस पर कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकता है, यही वो कहना चाहता। तो आप अपने एग्जाम में, वैसे ये आता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बट आप पढ़ लीजिएगा कि स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट नहीं ले सकता, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो इंग्लैंड का हो, बट अगर रिलेशन आ रहा है किसी का तो वो कर सकता है ऐसा। ठीक है, एक मिनट बच्चों, हम पढ़ाएंगे लगभग 10 मिनट। आइए देखते हैं। तो चलिए, अब यहां पर एक और टॉपिक आ गया। क्या टॉपिक आ गया? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, आगे लिखा हुआ है एक्सेप्शन। क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन। चलिए देखते हैं। अब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में आगे लिखा हुआ एक्सेप्शन होता क्या है, इसको समझिए अच्छे से। देखिए, आपने अभी तक पढ़ा कि बिना कंसिडरेशन के, बिना प्रतिफल के, बिना कंसिडरेशन के, कंसिडरेशन की हिंदी प्रतिफल होती, बिना कंसिडरेशन के कोई भी जो एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट होता है वो बेकार हो जाता है, वाइड हो जाता है। मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं होगा एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में तो बेकार हो जाएंगे, उनका कोई मतलब लॉ की नजर में नहीं होगा। बट एक्सेप्शन है, कुछ जगह पर बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है, कुछ जगह पर, इसलिए एक्सेप्शन, अपवाद बोला गया कि यह अपवाद स्वरूप है। कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट बेकार होता है, बट कुछ जगह पर बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होता है, वही है एक्सेप्शन। क्लियर? आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन एक्सप्लेन इन ब्रीफ। आपको बताना पड़ेगा कि भाई बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इसका कोई अपवाद है क्या? तो आप बताइएगा ऐसे इंग्लिश में, यस इट इज ट्रू, without consideration an agreement will not be valid, but in some exception without consideration an agreement become valid। मतलब वैसे तो बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट सही नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जगहों पर बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, यही एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन है जहां पर कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, तो कहां पर कंसिडरेशन के बिना भी एग्रीमेंट वैलिड बन जाएगा? वैसे तो नहीं होता, बट कुछ एक्सेप्शन है जहां पर होता। तो आइए थोड़ा पढ़ते हैं। एवरी एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सिएबल एट लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैलिड कंसिडरेशन। क्या कह रहा है? हर एक एग्रीमेंट लॉ में जो है तभी एनफोर्सिएबल होगा जब उसमें वैलिड कंसिडरेशन होगा। एंड एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। कोई भी एग्रीमेंट अगर बिना कंसिडरेशन के होगा तो वो बेकार हो जाएगा और वो कोर्ट द्वारा अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा, मतलब लागू नहीं होगा। बट कुछ केसेस हैं, सर्टेन केसेस को छोड़ करके, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस को छोड़ करके, वही एक्सेप्शन हो गए जहां पर कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। वैसे तो आप लिखेंगे बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट बेकार है, अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा, कोर्ट द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, लागू नहीं होगा। बट कुछ केसेस है जहां पर कंसिडरेशन के बिना भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह है किसी से तो बेटा वहां पर बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। चलिए आइए इसको समझते, कहना क्या चाहता। मान लीजिए ए है और बी है। ए फादर है बी बेटा है, सन है। ए अपने बेटे से कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। अपने बेटे के प्यार में, पुत्र मोह में कहते हैं कि 1 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगा, जाओ मैं आज कह रहा हूं। खुश थे और इस बात को इन्होंने कह के रजिस्टर्ड करा दिया। रजिस्टर्ड मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पर साइन कर दिया कि मैं 1 लाख रुपया तुम्हें दूंगा। अब यहां पर बी की तरफ से भले कुछ नहीं मिल रहा, कंसिडरेशन दोनों तरफ से होना चाहिए ना, समथिंग इन रिटर्न, दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन यहां तो ए अपने बेटे को कह रहा देने के लिए, यहां इधर से कुछ जा नहीं रहा, बी तो कुछ दे नहीं रहा अपने बाप को। अब लेकिन तब भी बी जो है अगर चाहेगा इस डॉक्यूमेंट पे जो उसके बाप ने रजिस्टर कर दिया था, साइन कर दिया था, जिस पर यह बात लिखी थी कि मैं अपने बेटे को दूंगा 1 लाख रुपया, तो बेटा यहां पर बी चाहेगा तो अपने बाप के ऊपर केस करके वो पैसा ले सकता है। तो यहां देखो कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा है दोनों पार्टी की तरफ से, लेकिन यहां पर बी अपने बाप को
केस में ला करके केस जीत सकता है। लॉ कहता है कि अगर आपने प्यार में, स्नेह में किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर दिया, कोई बात कह दी और उसको रजिस्टर्ड कर दिया, तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, भले वहां कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा। समझ में आई बात? कोई डाउट? चलिए दूसरा आता है इन केस ऑफ ग्रेचुइटियस बेलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा समझते हैं बेटा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा बेलमेंट किसे कहते हैं, फिर मैं ग्रेचुइटियस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बेलमेंट के केस में कब एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है और बिना कंसिडरेशन के। देखिए, बेलमेंट का मतलब होता है जब कोई मूवेबल गुड्स, बेटा बेलमेंट का मतलब होता है, वैसे हिंदी में कहते हैं निक्षेप, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निक्षेप। बेलमेंट का मतलब होता है जब कोई मूवेबल गुड्स किसी के पास दी जाती है, वो भी टेम्पररी बेसिस पर, मतलब कुछ दिनों के लिए, और फिर वो गुड्स पर्पज ओवर होने के बाद, काम होने के बाद, पर्पज ओवर होने के बाद अगले व्यक्ति के पास चली आए, इसे कहते हैं बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, अभी मैं बेलमेंट समझा रहा हूं, फिर मैं वहां आऊंगा। मिस्टर ए है, मिस्टर बी को अपना जो जनरेटर है, मिस्टर ए है, बी के घर में शादी होती है, उनके घर में उनसे आके वो मिलता है, बातचीत करता है कि फला डेट को हमको जो है जनरेटर चाहिए। मिस्टर ए इसको अपना जनरेटर और टेंट हाउस का सामान देते हैं। शादी बीतने के बाद अब वो इनके पास चला आता है। ठीक है, यही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी गुड्स या कोई भी ऐसी मूवेबल गुड्स जो टेम्पररी बेस पे किसी के पास जाए और फिर वो अपने मालिक के पास चली जाए, यही बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब ये बेटा फ्री में भी होता है और ये पैसे का भी होता है। अब जैसे आप किसी पार्किंग में अपनी कार को खड़ी कर रहे हो, तो वहां पर आप बेलमेंट तो कर रहे हो, कल को आप अपनी कार लेने आओगे, मालिक के पास कार चली जाएगी, कुछ दिनों के लिए है तो टेम्पररी बेसिस पे, तो आपको 10-20 रुपया 100 रुपया देना पड़ेगा। वो हो गया नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। लेकिन कई बार आप अपने दोस्त के घर, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो और बोलते हो मेरे भाई मैं दिल्ली जा रहा हूं, मेरी कार को तू खड़ी कर ले और मैं 10 दिन बाद आऊंगा, कार लेके जाऊंगा, तो क्या मालिक दोस्त बन गया? नहीं। अब यहां पर वो पैसा भी तो नहीं लेगा आपसे, बहुत करेगा, चलाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ करेगा नहीं। तो बेटा ये नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट हो गया, सॉरी ये ग्रेचुइटियस बेलमेंट हो गया, जहां पर बिना पैसे के, दोस्त तो पैसा लेगा नहीं, अब आप आओगे अपनी कार लेके चले जाओगे, कार अपने मालिक के पास चली जाएगी। तो बिना ऐसी जगह जहां पर कोई पैसा नहीं होता बट बेलमेंट हुआ है, तो यहां पर तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। अब दोस्त ने कह दिया ठीक है आप कार रख सकते हो, आपने कार खड़ी कर दी, अब आप आने के बाद अब दोस्त नहीं कहेगा कि हमको पैसा दे दो, कल को कुछ लफड़ा होता है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। तो यहां पर कोर्ट यही कहेगी ये ग्रेचुइटियस बेलमेंट था और यहां पर बिना किसी कंसिडरेशन के भी ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। तो बेटा बेलमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स को कुछ दिनों के लिए दिया जाता है, फिर वो अपने ओनर के पास चली आती है। बट ये दो प्रकार का हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, बिना पैसे का भी हो सकता है। तो यहां पर बिना पैसे की बात हो रही, ग्रेचुइटियस बेलमेंट की बात हो रही है। तो ग्रेचुइटियस बेलमेंट की अगर बात हुई, जैसे हमने दोस्त से कहा कि मेरी कार को तुम खड़ी कर लो अपने घर में और वो मैं कार लेने आऊंगा, मैं लेने आऊंगा तो वहां पर वो मुझसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, बट हमारे उसके बीच में एक एग्रीमेंट तो हुआ है ना, वो तैयार तो था ना, तभी तो मैंने खड़ी किया। तो ये बेटा बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट सही माना जाएगा। यही एक्सेप्शन हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कंसिडरेशन कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसे ऐसे दोस्त हैं बाद में कहते हैं भाई लाओ 1000 रुपया दो, आज पार्टी होगी, लेकिन वो कंसिडरेशन नहीं है, पहले कुछ तय नहीं हुआ। ठीक है, कंप्लीटेड गिफ्ट। अब आप किसी को कहते हैं कि भाई हम आपको पूरी गिफ्ट देंगे, मान लो आपने कहा सर आपको हम एक लैपटॉप देंगे गिफ्ट में, आप हमारे बड़े अच्छे टीचर हैं। हमने कहा ठीक है आप हमें दे दो। अब भाई आप हमें गिफ्ट दे रहे हो तो ये नहीं कह सकते हमें भी तो सर कुछ दीजिए, नहीं नहीं, गिफ्ट में एक ही पार्टी अगले को कुछ देती है, यहां पर अगली पार्टी उससे कुछ नहीं मांगा जाता, तो यहां पर कंसिडरेशन नहीं हो रहा देखो प्रॉपर, तो तब भी एग्रीमेंट वैलिड। अगर आपने कह दिया कि मैं आपको सर ये कार दूंगा गिफ्ट में और ये बात लिख के रजिस्टर्ड कर दी, तो मैं आपसे कार लेने के लिए आपके ऊपर एक्शन ले सकता हूं अदालत में। समझ में आई बात? तो यहां पर गिफ्ट में भी बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। ठीक है, वैसे तो कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, बट गिफ्ट वगैरह में कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड है। आगे एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं हिमांशु सिंह, मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम मेरे एजेंट बन के चले जाओ, तो यहां पर मैं अपने बेटे को कोई कंसिडरेशन दूं या ना दूं, कोई पैसा दूं या ना दूं, तब भी
हमारे दोनों के बीच में एक सही एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को एजेंट बनाया होगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी को एजेंट बना लेते हो और वहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, तब भी वो एजेंसी एग्रीमेंट वैलिड मानी जाएगी। तो एजेंसी मतलब होता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होता है वही एजेंसी होता है। एजेंसी के एग्रीमेंट में भी कोई कंसिडरेशन अगर नहीं हो रहा है, जैसे कई बार हम बेटे को बना देते हैं, बेटियों को बना देते हैं या अपने दोस्तों को बना देते हैं कि भाई तू मेरे ना रहने पे तू संभाल ले, प्रॉपर्टी दिखवा दे भाई। तो यहाँ पर कोई कंसिडरेशन अगर हमारे और हमारे दोस्त के बीच में नहीं हो रहा या हमारे बेटे के बीच में नहीं हो रहा, तब भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आइए आगे तक अभी बहुत डिटेल में बताऊंगा एजेंट क्या है, एजेंसी आएगी चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, बेलमेंट का चैप्टर आएगा डिटेल में पढ़ा जाएगा। चलिए अब आता गारंटी। अब गारंटी में भी बेटा कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, फिर भी ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। ठीक है, जैसे ए है, बी की दुकान पर जाते हैं, कहते हैं कि हमें 500 रुपया आप उधार दे दीजिए, 500 रुपया हमें क्रेडिट दे दीजिए, उधार दे दीजिए। बी कहता हम आपको नहीं जानते हैं, बी कहता भाई हम आपको नहीं जानते हैं। यहाँ सी आता है, ए सी को बुला के लाता है, कहता भैया आप इनसे कह दीजिए। सी गारंटी ले लेता है, ठीक है आप पैसा दे दीजिए, हम गारंटर है। तो यहाँ पर देखो बेटा सी को तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, लेकिन फिर भी ये इनसे एग्रीमेंट कर रहा है, सी का इनसे भी एग्रीमेंट हो रहा है। मतलब कल को अगर ए नहीं चुका पाएगा 500 रुपया तो सी को चुकाना पड़ेगा। किसको चुकाना पड़ेगा? सी को चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गारंटी सी ने ले ली है, सी गारंटर है, बट यहाँ सी को तो कुछ नहीं मिल रहा ना, बट फिर भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। यही है एक्सेप्शन। क्लियर? अगला आता है कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, बस एक मिनट, सॉरी बच्चों एक मिनट क्लास और बस। कॉम्पनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज क्या है बेटा? मान लीजिए आप अपनी मर्जी से किसी को सेवा देते हैं और उसके बदले उसने अगर आपको कुछ कॉम्पनसेशन देने की बात कर दी, तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। जैसे मैं जा रहा था अभी रास्ते में, पढ़ा करके यहां से निकला प्रयागराज में और अपने रूम पर जा रहा था। ठीक है, हिमांशु सर जा रहे थे, इनका मोबाइल गिर गया, मोबाइल कहीं गिर गया रास्ते में, और जब मोबाइल गिर गया तो आपने क्या कहा, आपको मिल गया मोबाइल, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपने देखा और ला करके हमको मोबाइल दे दिया। या आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, आप ऐसे ही हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपने ला करके मोबाइल हमको दे दिया और आपने अपनी मर्जी से वो मोबाइल दे दी, हमने जबरदस्ती नहीं की। वॉलंटरी सर्विस, आपने स्वेच्छा से वो सेवा दी। ठीक है, और मैं खुश होकर के आपसे बोलता हूं भाई ठीक है मैं आपको 2000 रुपया इनाम दूंगा, और ये बात मैंने कह के रजिस्टर्ड कर दी, तो अब आप वो 2000 रुपया जो है हमसे ले सकते हैं। अगर नहीं भी रजिस्टर्ड करी है तब भी आप वो लेने के हकदार हैं, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से हमको सेवा दी है। उसके बदले में हमने अगर आपको कुछ कॉम्पनसेशन देने की बात करी है तो बिना कंसिडरेशन के भी ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैंने मोबाइल दिया, मतलब आपने मेरा मोबाइल दिया, पैसा भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपकी तरफ से तो मुझे कुछ मिल भी तो नहीं रहा है ना, वो तो आप मेरी चीज आप मुझे लौटाए ना। बट मैं खुश होकर के आपसे कह रहा हूँ भैया मैं आपको कंपनसेशन दूंगा, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो बेटा यहाँ भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। ये एक्सेप्शन का लास्ट पॉइंट था। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जहां पर कंसिडरेशन नहीं होता है बट फिर भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। चलिए, बट वैसे तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता बिना कंसिडरेशन के, बट एक्सेप्शन में होता है। कुछ एक्सेप्शन है, हर जगह नहीं होता। तो ये 5-6 एक्सेप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट बेटा? समझ में आ गया? आई होप कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे में हर एक पीपीटी बनाऊंगा बच्चों। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने सर की क्लास चैनल मतलब क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया। देखो ये देखो, आपको लग रहा होगा कि मैंने कैसे बनाया होगा। हाँ, थोड़ा सा पीपीटी में मानता हूँ कि फॉन्ट छोटा बड़ा हो सकता है, बट उम्मीद है कि सही बनाया होगा। सीखते सीखते ही सीखूंगा। चलो बच्चों, थैंक यू। लास्ट में आ गया, ओके, थैंक यू आ गया, हाँ आ गया। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं अब आपको नई वीडियो में।